नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। अब तक हमने फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है कुल मिलाकर इतनी चीजें पढ़ी हैं। आवेश की खोज, पहली चीज हमने क्या पढ़ा था? आवेश की खोज। आवेश की खोज हमने पढ़ा और फिर उसके बाद हमने पढ़ा आवेश की खोज के बाद इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर आवेश पढ़ा हमने। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर आवेश पढ़ा हमने। फिर तीसरी बात हमने पढ़ी वैद्युत अपघट्य के आधार पर आवेश पढ़ा हमने। फिर चौथी बात हमने पढ़ा आवेश के प्रकार। चौथी बात हमने पढ़ा आवेश के प्रकार तथा मात्रक। चौथी बात हमने पढ़ी आवेश के प्रकार तथा मात्रक। फिर पांचवी बात हमने पढ़ा मूल आवेश तथा क्वांटमीकरण। इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। देखिए एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। आवेश की खोज में हमने पढ़ा था कि थेल्स वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने क्या काम किया था? अंबर को ऊन से रगड़ा और ऊन से रगड़ने के पश्चात उन्होंने कहा कि इस पर आवेश आता है, लेकिन शुरू में इनको कोई मान्यता नहीं दी गई थी। कुछ समय पश्चात गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक है, फिर उन्होंने भी कई सारी वस्तुओं को लेकर प्रयोग किया, फिर इस आधार पे आवेश की खोज हुई थी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर आवेश, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और उसमें जो परमाणु होते हैं, जब परमाणु में से परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है अथवा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो हम कहते हैं कि परमाणु अगर त्याग रहा है इलेक्ट्रॉन तो उस पर धनावेश आ रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उस पर ऋणावेश आ रहा है। इस आधार पे आवेश पता चल गया, 2 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा वैद्युत अपघट्य के आधार पे। तो वैद्युत अपघट्य के आधार पे हमने आपको आवेश बताया था, और इसमें हमने आपसे कहा था कि ऐसा विलयन जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो सके, उसमें जो धारा के प्रवाह का प्रदर्शन करता है वो क्या कहलाते हैं? आवेश कहलाते हैं। फिर उसके बाद चौथे हेडिंग पर हम लोग आए थे, और आवेश के प्रकार तथा मात्रक में इसमें हमने पढ़ा था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन आवेश, नंबर 2 ऋण आवेश। और इसका मात्रक हमने दोनों का, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, दोनों के मात्रक को हमने बताया था। Q बराबर IT एक फार्मूला हमने बनाया था, और जिसमें हमने मात्रक क्या पढ़ा था? एम्पियर सेकेंड पढ़ा था। या दूसरा मात्रक क्या पढ़ा था? दूसरा मात्रक हमने पढ़ा था कूलाम। पढ़ा था। और उसके बाद हम लोगों ने क्या काम किया था? मूल आवेश तथा क्वांटमीकरण। मूल आवेश में मैंने आपको बताया था कि मूल आवेश जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। और फिर क्वांटमीकरण की बात आई थी, तो क्वांटमीकरण में मैंने आपको बताया था कि किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है जब, अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो वो कभी भी कभी अपन इलेक्ट्रॉन अपने पूर्ण गुणकों के रूप में उत्सर्जित होता है अथवा ग्रहण होता है। जैसे 1e 2e 3e ऐसे तरीके से उत्सर्जित होता है अथवा ग्रहण किया जाता है, बल्कि ऐसा नहीं होता कभी कि 1.5e 2.5e 3/4e इस तरीके के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं किए जाते हैं। इसको क्या कहते थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है सदैव अपने पूर्ण गुणकों के रूप में किसी भी परमाणु से उत्सर्जित होता है अथवा ग्रहण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते थे? क्वांटमीकरण कहते थे। फिर इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम के नियम को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कूलाम के नियम में हमने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था, गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया था। गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन के नियम के हिसाब से हमने आपको पढ़ाया था
न्यूटन का नियम पढ़ाया था गुरुत्वाकर्षण में, जिसमें हमने आपको कहा था F बराबर G m1m2/r²। कुछ इसी प्रकार से कूलाम का नियम यहाँ पे है। आइए देखते हैं हम लोग कूलाम का नियम। कूलाम का नियम देखिए, कूलाम का नियम में हम लोग पढ़ते हैं, कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या काम किया था कि दो आवेश लिए थे उन्होंने। इधर देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या काम किया था, दो आवेश लिए थे। माना एक आवेश यहाँ पर रख दिया, उन्होंने मान लो कि एक आवेश Q1 आवेश यहाँ रख दिया और दूसरा Q1 Q2 आवेश यहाँ रख दिया। तो इन आवेशों के बीच की दूरी अगर r हो तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के विषय में बताया था कि वो कितना लगेगा, किस प्रकार से होगा, जिसे क्या कहते हैं हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम का नियम हम किसको कहेंगे, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के विषय में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार देखिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। और कूलाम के नियम के अनुसार देखिए, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर तथा बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर तथा बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे वैद्युत बल कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। देखिए, इन्होंने क्या बताया था कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर तथा बिंदु आवेशों के बीच, देखिए उन्होंने क्या कहा था, दो स्थिर तथा बिंदु आवेशों, मतलब क्या हुआ कि अगर एक आवेश यहाँ पर रख दें हम Q1 और दूसरा आवेश इससे r दूरी पर रख दें क्या Q2 यहाँ पे रख दें, तो उन्होंने क्या कहा था, दो स्थिर तथा बिंदु आवेश हो, मतलब स्थिर हो। ऐसा नहीं कि ये आवेश इधर उधर गति कर रहे हो, ये आवेश कैसा हो, स्थिर हो, और ये आवेश कैसा हो, स्थिर हो। पहली बात क्या कि दोनों आवेश क्या हो, स्थिर हो। तथा कैसे हो, इनका आकार कैसा हो, इनका आकार अति सूक्ष्म हो, मतलब बिंदु आकार के हो। तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का क्या मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव है
ये पॉजिटिव है, तो मतलब सजातीय है। और सजातीय में मैंने पहले लेक्चर में बताया था, अगर सजातीय हुआ तो इनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इनके बीच में विजातीय हो गई, और विजातीय हो गए तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। इसीलिए कहा गया है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर तथा बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के, उन आवेशों मतलब जितना आवेश ये है, जितना आवेश ये है, इसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 या प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी कितनी है, R है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल लग गया अब इसके हिसाब से। तो अनुक्रमानुपाती होता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। ये क्या चीज है भाई, ये वैद्युत बल है, ये वैद्युत बल, ये वैद्युत बल F बराबर या प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब फिर उसके बाद इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इसका मतलब है दो स्थिर बिंदु आवेश अगर होंगे जो Q1 तथा Q2 हो, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां K एक नियतांक है, जहां K एक नियतांक है, जहां K एक नियतांक है। अब उसके बाद देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा, चलिए इससे आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, मतलब सूत्र एक पढ़ रहे हैं हम लोग, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये क्या है, ये वैद्युत बल है, वैद्युत बल F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इसका मात्रक कितना होगा, न्यूटन होगा, इसका मात्रक न्यूटन होगा। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं जहां K एक नियतांक है, जहां K एक नियतांक है, K बराबर, जहां K एक नियतांक है, K बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9। ये देखो अगर यहाँ से K का मान हम लोग निकालना चाहें तो K बराबर निकल के आएगा, K बराबर F R स्क्वायर अपान Q1 Q2, F R स्क्वायर अपान Q1 Q2। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या बनता है, न्यूटन, F का मात्रक, और दूरी का, R का मतलब दूरी, दूरी का मतलब मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। तो K बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक बन गया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि F बराबर और K के बराबर क्या होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो अगर यहाँ पे हम लोग K बराबर रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम 4 पाई का मान रखें तो यहाँ से हमको मिलेगा 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर 4 गुणे 3.14 गुणे 3.14 गुणे 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, इसको उलट देते हैं। तो जब हम इसको उलटते हैं तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाता है 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹ कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, इसी एप्सिलॉन नॉट का इसका मान गुणा भाग करके हम लोग निकालते हैं, तो आता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मान प्राप्त होता है हमको।
अब ये एप्सिलॉन नॉट का अगर मान प्राप्त होता है तो हम लोग ये इसको कहते क्या है, इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता इसको कहते हैं। अब इसी चीज को चूंकि यहाँ पे एक नया फार्मूला हमको मिला, यहाँ पे, क्योंकि k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसलिए हम लोग इसी f को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम f को क्या लिखे थे k q1 q2 अपॉन r², तो इसी k की जगह हम लोग रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r²। ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है जो कूलॉम के नियम से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर अगर बात करें चार की, तो चार तो एक नियतांक है। अब पाई की बात करें, ये भी नियतांक है। एप्सिलॉन नॉट का मान भी 8.85 × 10⁻12 बताया गया है, और इसी पर पूरा मान अगर रख देंगे तो इसका मान हमको प्राप्त हो जाएगा 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ हमको इसका मान प्राप्त हो जाएगा। और हमारे पास इस तरीके से कूलॉम के नियम की सूत्र की स्थापना होती है। पहली बात क्या, कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के बीच गुणनफल के उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके हिसाब से हमने क्या पढ़ा, F बराबर k q1 q2 अपॉन r²। फिर उसके बाद हमने क्या काम कहा कि k एक नियतांक है जिसका मान इतना होता है, तो k बराबर ही इतना भी होता है। k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × इतना। फिर यहाँ से हमने एप्सिलॉन नॉट का मान निकाला गुणा भाग करके, तो हमको पता चला 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं, देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं वैद्युतशीलता क्या होती है, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। बाद हम लोग क्या काम करते हैं, वैद्युतशीलता में देखते हैं। तो वैद्युतशीलता का मतलब ये होता है, देखिए एक फार्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। तो इसका मतलब अगर हम लोग निकालना चाहें एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन r होता है। एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन r। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता और इसको कहते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इसको आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैद्युतशीलता। इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैद्युतशीलता। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि निर्वात की वैद्युतशीलता मतलब कि जो भी पदार्थ होता है, जैसे बीच का जो पदार्थ होगा, मान लो अगर निर्वात है, क्या चीज हो, निर्वात हो, तो वहां निर्वात की वैद्युतशीलता कुछ होती है, फिक्स क्वांटिटी है कि इतना होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। अभी कितना निकल के आई थी, ये हमारे पास निकल के आई थी 8.85 × 10⁻12 ये निकल के आई थी। अब दूसरी बात कितना आया था निकल के, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना निकल के आया था। अब ये क्या होती है, ये होती है एब्सोल्यूट वैद्युतशीलता। मतलब ये किसी पदार्थ की वैद्युतशीलता होती है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर क्या काम किया, एक तो ले लिया, मान लो Q1 आवेश ले लिया, दूसरा Q2 आवेश ले लिया। फिर उसके बाद इनके बीच की दूरी अगर कितनी है, r है, इनके बीच की दूरी कितनी, r अगर दूरी है, तो इनके बीच की जब दूरी r हो जाती है, तो मान लो हमने यहाँ पर लाकर कोई पदार्थ रख दिया, जैसे मान लो कोई लकड़ी लाकर रख दिया, तो लकड़ी लाकर रख दिया, तो इसकी जो वैद्युतशीलता है ना, लकड़ी की वैद्युतशीलता, वो एक नियत मान ही होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैद्युतशीलता। मतलब किसी पदार्थ माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। जैसे लकड़ी लाकर रख सकते हैं, बीच में इसके कागज का टुकड़ा लाकर रख सकते हैं, और लोहे का टुकड़ा लाकर रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, वो क्या चीज बनेगी, इसकी वैद्युतशीलता एब्सोल्यूट वैद्युतशीलता बनेगी।
फिर उसके बाद निर्वात की वैद्युशीलता, और ये क्या होती है, आपेक्षिक वैद्युशीलता। आपेक्षिक वैद्युशीलता मतलब किसी के सापेक्ष में देखी गई वैद्युशीलता क्या होती है, आपेक्षिक वैद्युशीलता। जैसे अगर हम लोग किसी लकड़ी की आपेक्षिक वैद्युशीलता अगर हम लोग निकालना चाहें तो लकड़ी की वैद्युशीलता बटा निर्वात की वैद्युशीलता, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आपेक्षिक वैद्युशीलता आ जाएगी। मतलब निर्वात के सापेक्ष किसी अगर वस्तु की वैद्युशीलता निकाली जाएगी, मतलब किसी वस्तु की निर्वात के सापेक्ष वैद्युशीलता निकाली जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, आपेक्षिक वैद्युशीलता। और निर्वात की वैद्युशीलता क्या होती है, निर्वात की वैद्युशीलता तो एक नियत मान खुद का होती है, जो कितना होती है 8.85 × 10⁻12। और किसी लकड़ी की वैद्युशीलता, लकड़ी की भी वैद्युशीलता क्या होती है, नियत होती है। और दूसरी बात ये कि अगर इस वैद्युशीलता की बात की जा रही है, तो अगर हमने मान लो फार्मूला इंटीग्रेट किया या बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो अगर हम लोग क्या काम करें, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर अगर देख रहे हैं, तो इस टाइम पर ये कहां पर देखा जा रहा है, ये क्रिया, ये आवेश दोनों कहां पे स्थिर है, जबकि केस में देखा जा रहा है ये दोनों के दोनों आवेश इस स्थिति में निर्वात में स्थित है। कहां पे स्थित है, निर्वात अथवा वायु में स्थित है, निर्वात अथवा वायु में स्थित है, निर्वात अथवा वायु में स्थित है। इसीलिए यहाँ पर केवल निर्वात की वैद्युशीलता ली गई है, जिसे क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। अगर यही फिर आवेश, दूसरी बात यही आवेश हो, इनके बीच की दूरी भी r हो, लेकिन यहाँ पर कोई पदार्थिक माध्यम रख दिया जाए। पदार्थिक माध्यम का मतलब जैसे कागज मान लो रख दिया गया हो, इनके बीच में कागज अगर रख दिया गया हो, तो यहाँ पर ये फार्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन r क्या है, आपेक्षिक वैद्युशीलता है, जो निर्वात के सापेक्ष जो किसी पदार्थिक माध्यम के सापेक्ष देखी जा रही है। और हम लोग एक बात जानते हैं कि निर्वात की आपेक्षिक वैद्युशीलता, निर्वात की आपेक्षिक वैद्युशीलता मतलब एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, 1 होता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन r का मान 1 रख दिए हैं। तभी यहाँ पे हमको क्या मिला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम लोग अगली बातें तो अगली क्लास में सीखेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।